The London Top Show is brought to you by My Store app. कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। पहली सुर्खी कोरोना वैक्सीन से जुड़ी है। देश में वैक्सीनेशन अभियान का आज चौथा दिन है। अब तक देश में 4,54,049 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 3 दिनों में 580 लोगों में वैक्सीन लगने के बाद प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। इनमें से 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनमें से 2 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, जबकि 5 अभी अस्पताल में निगरानी में है। कल यानी 18 जनवरी को कर्नाटक के बेल्लारी से खबर आई कि 43 साल के नागार्जुन की मौत हो गई। नागार्जुन 16 जनवरी को वैक्सीन लेने वालों में शामिल थे। उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। नागार्जुन की मौत पर कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि हार्ट अटैक वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ। मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट भी की कि वे इसे वैक्सीन से न जोड़ें। उन्होंने शनिवार को वैक्सीन ली थी और तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, ये बात कही गई। दूसरी सुर्खी तमिलनाडु से है। यहाँ के मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी ने दिल्ली में आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले सोमवार शाम को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बैठक की थी। बैठक की वजह यह बताई गई कि पलानीस्वामी प्रधानमंत्री को चेन्नई में बने जयललिता मेमोरियल और कुछ दूसरी सरकारी योजनाओं के उद्घाटन का निमंत्रण देने आए हैं। लेकिन इस मुलाकात को अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा गया। अगले हफ्ते शशिकला नटराजन बेंगलुरु की जेल से रिहा हो रही हैं, उनका एंगल भी है। शशिकला नटराजन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी थी। एआईएडीएमके में जयललिता के दौर में वो नंबर 2 मानी जाती थी। जयललिता के बाद संभावित मुख्यमंत्रियों में भी उनका नाम था और कहते हैं कि मौजूदा सीएम पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री बनवाने वाली भी वही थी। लेकिन शशिकला 2017 में आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जेल भेज दी गई। उनके जेल जाने के बाद एआईएडीएमके में उनके समर्थकों के लिए चीजें अनुकूल नहीं रही और फिर पार्टी भी टूट गई। शशिकला के समर्थकों ने एएमएम के नाम से अलग पार्टी बनाई, जिसका अध्यक्ष शशिकला को बनाया गया और महासचिव उनके भतीजे टीटीवी दिनाकरन को। अब बीजेपी और एआईएडीएमके को यह चिंता है कि जेल से रिहा होने के बाद शशिकला उनके फॉर्मूले में कहां फिट बैठती हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और अमित शाह के सहयोग से पलानीस्वामी अपने खिलाफ बगावत को दबाने में कामयाब रहे। इसलिए पलानीस्वामी और अमित शाह इस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं कि एंटी डीएमके वोटों को बंटने न दिया जाए और उसके लिए जरूरी है कि शशिकला और दिनाकरन जैसे एएमएमके के नेता वापस एआईएडीएमके में शामिल हो जाएं। पलानीस्वामी की दिल्ली वाली बैठकों में इस पर चर्चा हुई होगी। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद शायद पार्टी अपने पुराने स्वरूप में आ जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राजनीति पर कोई चर्चा नहीं की। शशिकला के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अगली सुर्खी किसान आंदोलन से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की आज पहली बैठक हुई दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। 11:30 बजे से पौने 1 बजे तक बैठक चली। अशोक गुलाटी, अनिल घनवत और प्रमोद जोशी इसमें शामिल हुए। हम जानते हैं कि कमेटी के चौथे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। कमेटी के सदस्यों ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी पक्षों से मिलेंगे, किसान संगठनों से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से। 21 जनवरी को किसानों के साथ पहली मुलाकात होगी। ये बात भी आई कि कमेटी एक वेबसाइट बनाने की सोच रही है जहां सारी जानकारी पब्लिक के लिए रखी जा सके। आज सरकार और किसानों के बीच भी बैठक होनी थी, लेकिन कल ही इस बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया। अब 20 जनवरी को यह बैठक होगी। उधर आतंकी गुटों से फंडिंग के मामले में भी किसान आंदोलन से जुड़े 40 से ज्यादा लोग, उन्हें अब तक एनआईए पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुकी है। दर्जन भर से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है। एनआईए जांच क्या कर रही है ये समझ लीजिए। सिख फॉर जस्टिस नाम का एक आतंकवादी संगठन है जो अलग खालिस्तान की मांग करता है। एनआईए इसके खिलाफ पहले से ही कई मामलों की जांच कर रही है। 15 दिसंबर 2020 को एक और केस दर्ज किया गया। एक अखबार के मुताबिक इस एफआईआर में लिखा गया कि सिख फॉर जस्टिस संगठन एनजीओ के जरिए खालिस्तानी समर्थकों को फंड भेज रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में हो रहा है। इसी केस में एनआईए नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है। जिन लोगों को बुलाया गया उसमें से एक नाम जसवीर सिंह रोड का भी है, जो जनरल सिंह भिंडरावाले के भतीजे बताए जाते हैं।
और वो दिसंबर से ही किसान आंदोलन में सक्रिय हैं। हम सब जानते हैं कि भिंडरावाले ने पंजाब में किस तरह से खूनी खेल खेला था और पवित्र स्वर्ण मंदिर में शरण ली थी और बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार में उसको मार गिराया गया था। किसान आंदोलन से जुड़े और भी लोगों को अब तक नोटिस भेजा जा चुका है। इसमें पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। अगली सुर्खी टीआरपी में हुए घोटाले की जांच को लेकर है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी कि एनबीए ने बार्क से रिपब्लिक चैनल की टीआरपी रेटिंग सस्पेंड करने की मांग की है। बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, यह संस्था हर चैनल की हफ्ते के हिसाब से टीआरपी जारी करती है, लेकिन रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी और बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता की कथित व्हाट्सएप चैट से कई खुलासे होने के बाद अब एनबीए ने रिपब्लिक चैनल की टीआरपी के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और पहले की रेटिंग वापस लेने और आगे जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक रिपब्लिक चैनल की रेटिंग जारी नहीं करने की बात कही है। एनबीए के प्रेसिडेंट अभी रजत शर्मा हैं। रजत शर्मा इंडिया टीवी नाम के एक हिंदी समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन भी हैं। वैसे रेटिंग से इतर बात कर रहे हैं तो अर्णव गोस्वामी और पार्थो की इस कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर संसदीय जांच की बात भी उठ रही है और आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया कि आखिर कैसे न्यूज से जुड़े और कॉरपोरेट से जुड़े लोगों को देश की महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी पहले से मिल जाती है। Look, the law will take its own course, but I have an observation. This was top secret information. This was not provided to anybody else. There were 4 or 5 people who knew this information. Prime Minister of India, possibly the Defense Minister of India, the Home Minister of India, the Air Force Chief. These would be the 5 people who would know this. This is a criminal act. Giving official secret information to a journalist is a criminal act, both on the part of the person who accepted it and on the part of the person who gave it. These people call themselves patriots, right? There's nothing patriotic about putting our Air Force at risk. There's nothing patriotic about taking political advantage so that our aircraft gets shot down, so that the Pakistanis know that our Air Force is coming, right? If Mr. Arnab Goswami knows, if it is on his WhatsApp, I assume the Pakistanis also know it. It's not a very big jump, right? So it is a criminal action and that investigation should begin. I want to know whether it was the Prime Minister of India who told Arnab Goswami or it was the Defense Minister or the Home Minister or NSA. I want to know which one of those people told this man, and this is a criminal action, so that it should be looked into. आखिरी सुर्खी कश्मीर से है। आज कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के मास एक्सोडस की 31वीं बरसी है। 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित होलोकॉस्ट डे के तौर पर याद करते हैं। इस दिन हर साल देश विदेश में विरोध प्रदर्शन रखे जाते हैं। 19 जनवरी 1990 को बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को उग्रवादियों और आतंकवादियों के खौफ के चलते घाटी में अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। साल 1989 में कश्मीर घाटी में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इस्लामिक आतंकवाद पनप रहा था, जिसमें आतंकवादी उन सब लोगों को निशाना बना रहे थे जो उनके मिशन के खिलाफ थे। हिंदुओं और मुसलमानों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की गई। कश्मीर की घाटी में कितने कश्मीरी पंडितों को मारा गया, इसका आंकड़ा अलग अलग है। कोई 200 बताता है, कोई 400। मार्च 2010 में जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया था कि 1989 से लेकर 2004 के बीच आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। बताया जाता है कि उस वक्त ए काफिरों, ए जालिमों, कश्मीर हमारा छोड़ दो और कश्मीर में क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा जैसे नारे लगाए जाते थे। डर के इस माहौल में करीब 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने जम्मू या देश के और हिस्सों में शरण ली थी। आज भी अगर आप कश्मीर के शहरों और गांवों से गुजरेंगे तो सड़क किनारे शायद आपको खंडरनुमा घर दिख जाएं और पूछने पर वो घर किसी धर, किसी भट्ट या किसी गंजू का निकले। अब कश्मीर में सिर्फ 3000 पंडित रहते हैं। इतने बरसों के बाद भी कश्मीरी पंडितों को घाटी में दोबारा क्यों नहीं बसाया जा सका? क्या अब भी वहां डर का माहौल है? इस पर हमारे साथी सुरेश ने गांदरबल में रह रहे कुछ पंडितों से बात की। सिक्योरिटी का आप कह रहे हैं कोई उस तरह से खतरा नहीं है। आप कह रहे हैं 1989 का या उसके बाद का एक दौर था, वो गुजर गया, अब चीज़ें यहाँ नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक। भाईचारे के साथ या कोई थ्रेट उस तरह का महसूस नहीं? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है।
अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो जो बाकी कश्मीरी हैं, क्योंकि ये लगातार सरकारें भी ये मुद्दा रखती हैं कि और भी लोग जो हैं वो जहाँ से जिनको माइग्रेट करना पड़ा उनको दोबारा यहाँ बसाना पड़े, अब लोग आ नहीं रहे या सरकार की कोशिश पूरी नहीं है? अभी जिनको एम्प्लॉय जैसे मिल रही है तो वो तो आ रहे हैं, बाकी का अभी उनके लिए बाकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए तभी आएंगे, कि सबका घर तो नहीं है ठीक, ख़राब हो गए, तो जिनको फैसिलिटी मिली वो तो आएंगे ही। अभी जॉब जिनको मिलते वो आ रहे हैं। हाँ, बस कोई डर नहीं है यहाँ आकर बसने में? सरकार की भी मदद उसके लिए मिल रही है? हाँ, वो कोई डर नहीं है। अच्छा, आपके जो और भी परिवार के या आपके दोस्त रिश्तेदार और हैं जो अभी नहीं आ पाए, आप उनको बोलते नहीं हैं कि आप अब चीज़ें नॉर्मल हैं, आप आ जाइए? वो आते तो रहते हैं, लोग आते रहते हैं, लेकिन अब बाहर जैसे उनके बच्चे बाहर जॉब करते हैं, कोई दिल्ली कर रहे हैं, कोई मुंबई कर रहे हैं, अलग अलग जगह, तो फिर मुश्किल ही आना है, क्योंकि बाहर भी सेटल हो गए हैं कश्मीरी। अब एक ही जगह नहीं, जम्मू में भी नहीं है, बाहर भी है, जम्मू से बाहर भी है बहुत सारे एम्प्लॉय। कश्मीरी पंडितों के हालात पर यह पूरी रिपोर्ट आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।